हेलो एवरीवन। आज से हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन के विश्व के भूगोल का डिस्कशन करेंगे। विश्व के भूगोल में ब्रह्मांड टॉपिक के सामान्य अवधारणाओं के बारे में जानेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कामते दी वफन द्वारा सन 1749 में किया गया था। ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई थी, इसके बारे में सबसे पहले जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया वो कामते दी वफन ने 1749 में 1749 में दिया। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को दो वर्गों में बांटा गया। पहला अद्वैतवादी संकल्पना मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट और दूसरा द्वैतवादी संकल्पना ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट। अद्वैतवादी संकल्पना और द्वैतवादी संकल्पना, ये दो संकल्पनाएं जो है ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा गया। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना तथा लाप्लास की निहारिका परिकल्पना दो अद्वैतवादी के अंतर्गत प्रसिद्ध हैं। द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलिन तथा मोल्टान की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन्स एवं जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, एच.एन. रसेल का द्वैतारक सिद्धांत बाइनरी स्टार थ्योरी प्रमुख है। दो परिकल्पनाएं पढ़ा, द्वैतवादी और अद्वैतवादी परिकल्पना। अद्वैतवादी परिकल्पना में कांट की वायव्य राशि परिकल्पना और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। द्वैतवादी परिकल्पना में चैम्बरलिन और मोल्टान की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन्स और जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, रसेल की द्वैतारक सिद्धांत प्रमुख है। आगे देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतेयर ने 1927 में किया था। 1927 में जॉर्ज लेमेंतेयर ने बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या किया। तो बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक किसे माना जाता है? जॉर्ज लेमेंतेयर को माना जाता है। कब प्रतिपादन किया? 1927 में किया। इसकी व्याख्या प्रस्तुत किसने किया? रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इसकी व्याख्या प्रस्तुत किया। यह अवस्था जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म एवं सघन बिंदु पर आज से 15 अरब वर्ष पूर्व केंद्रित था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु में आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसके पश्चात ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों ओर फैल गया। यह पदार्थ ही विभिन्न गैलेक्सी के रूप में दृश्य हैं। अर्थात आज से 15 अरब वर्ष पूर्व पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु के रूप में संकेंद्रित था। जब यह अत्यधिक संकेंद्रण हुआ यहाँ पर, तो ये आकस्मिक रूप से इसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद अचानक से यह चारों तरफ फैल गया, पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल गया। और यही पदार्थ आज गैलेक्सी के रूप में दृश्य है। गैलेक्सियों के अनंत समूह का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड है। अर्थात हमारा जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, वो कई गैलेक्सी से मिलकर के बना हुआ है। और हमारा जो सूर्य है वो गैलेक्सी आकाशगंगा मिल्की वे का एक तारा है। और ऐसे मिल्की वे आकाशगंगा में 1 अरब से ज़्यादा तारे हैं और पूरे ब्रह्मांड में कई आकाशगंगा है। आप परिकल्पना कर सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, जो कि आज से केवल 15 अरब वर्ष पूर्व एक सघन और गर्म बिंदु के रूप में था। गैलेक्सियों के अनंत समूह का सम्मिश्रण ब्रह्मांड हो गया। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब गैलेक्सी हैं। 100 अरब गैलेक्सी पूरे ब्रह्मांड में है। पूरे ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सी हैं? 100 अरब गैलेक्सी हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। समझ में आ गया? पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं। पूरा ब्रह्मांड गैलेक्सी से मिलकर बना है। लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं और एक गैलेक्सी में 100 अरब लगभग तारे हैं। गैलेक्सी तारों से मिलकर के बना हुआ है और तारों के जो तारे हैं
उसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। जैसे हमारा सूर्य एक तारा है और इसके चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी उसी ग्रह में से एक ग्रह है। समझ में आ गया? प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसे मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला अर्थात मिल्की वे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? सौरमंडल जिसमें स्थित है उसे मंदाकिनी, आकाशगंगा या मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। गैलेक्सी अनेक आकार प्रकार में दृश्य होती है, यथा एलिप्टिकल, स्पाइरल या इरेगुलर, अंडाकार, सर्पिलाकार या अनियमित आकार के गैलेक्सी हो सकते हैं, जिसमें कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे जो है वो स्पाइरल है। आगे देखते हैं, एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारी आकाशगंगा कौन सी है? मिल्की वे, मंदाकिनी। हमारा जो गैलेक्सी है वो कौन सा है? मिल्की वे, मंदाकिनी है। मिल्की वे की सबसे निकटतम आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा मिल्की वे की सबसे निकटतम आकाशगंगा है, एंड्रोमेडा। आगे देखते हैं, आकाशगंगा से एंड्रोमेडा जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे से मात्र 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। इसे मेसियर 31 भी कहा जाता है। वर्ष 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में पूर्ण अवधारणाओं एवं विभ्रम के विपरीत इस बात के स्पष्ट साक्ष्य पेश किए कि आकाशगंगा का आकार दंड सज्जित सर्पिलाकार है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि हमारी जो आकाशगंगा मिल्की वे है उसका आकार सर्पिलाकार है। ब्रह्मांड अनंत गैलेक्सियों का सम्मिलित रूप है। प्रत्येक गैलेक्सी में औसतन 1 लाख मिलियन तारे हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में 1 लाख मिलियन तारे हैं। गैलेक्सी तारों का समूह है जिनका निर्माण गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन एवं हीलियम की संघटक निहारिकाओं से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा जो आकाशगंगा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति गैलेक्सी से मिलकर बनी है। हमारी जो गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल है वह मिल्की वे है और इसमें कई मिलियन तारे हैं, लगभग 1 लाख मिलियन औसतन तारे हैं इसमें। और हमारा जो तारा है वो सूर्य है। इस तारों की उत्पत्ति कैसे होती है या सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो तारों की उत्पत्ति हाइड्रोजन और हीलियम गैस से हुई है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस से तारों की उत्पत्ति हुई। ये सबसे हल्के गैस होते हैं और इनकी जो संघटक है हाइड्रोजन और हीलियम का उसे हम नेबुला के नाम से जानते हैं या उसे नेबुला कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल से गैस एवं धूल के बादलों का गोले आकार में संघटन, गति, उच्च ताप, संलयन अभिक्रिया एक तारे के निर्माण के कारक हैं। तो तारों का निर्माण कैसे होता है? तारा का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के समूह से होता है। ये जो गैस के गोले होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनका जो आकार होता है वो गोलाकार होता है और इनमें नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया सदैव होती रहती है, जिससे सतत रूप से इससे प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है, रिलीज होती रहती है। जब तक नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती रहेगी तब तक इसमें ऊर्जा बनते रहेंगे और वो उत्सर्जित होते रहेंगे। एक तारे के निर्माण के कारक नाभिकीय संलयन, गैस एवं धूल के बादल, हाइड्रोजन और हीलियम गैस का संघटक हो सकता है। तारे के विकास के क्रम में सर्वप्रथम प्रोटो स्टार का निर्माण होता है। हम तारों की विकास के क्रम के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले प्रोटो स्टार, इसकी जो प्रारंभिक अवस्था है तारों के निर्माण की, उसके बाद मेन सीक्वेंस स्टार विकास की मुख्य अवस्था आती है और इसके बाद अंतिम अवस्था जो इसकी होती है वो होती है वृद्धावस्था। अंतिम अवस्था वृद्धावस्था। तो तारों के विकास के क्रम की बात करें तो सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था जो होगी प्रोटो स्टार होगी, उसके बाद दूसरा जो होगा वो विकास की मुख्य अवस्था होगी, मेन सीक्वेंस स्टार होगा और तीसरा जो होगा वो वृद्धावस्था होगा। सूर्य के आकार का तारा इस अवस्था में 10 मिलियन वर्ष तक रहता है। किस अवस्था में? विकास की मुख्य अवस्था। सूर्य के आकार का जो तारा है अर्थात
हमारे मिल्की वे में सूर्य के समान जो कई तारे हैं, उसकी जो एज होगा वो 10 बिलियन वर्ष होता है। अब ध्यान दीजिएगा, 10 बिलियन अर्थात 10 के पावर 3 मिलियन, 10 के पावर 3 मिलियन, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं 10 बिलियन वर्ष कितना होगा। इसके पश्चात तारों का हाइड्रोजन ईंधन विनिष्ट होने लगता है। जब सूर्य के आकार की कोई तारा है और 10 मिलियन वर्ष हो जाता है उसका, तो उसमें जो हाइड्रोजन ईंधन है वो नष्ट होने लगते हैं, समाप्त होने लगता है, और वह मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। जिस तरह से किसी भी चीज़ की जब उत्पत्ति होती है तो उसका अंत भी होता है, तारों की उत्पत्ति होती है तो तारों का भी अंत होता है, उसी तरह से तारों की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करता है। सूर्य के आकार एक सोलर मास के तारों की अवधि लगभग 10 बिलियन वर्ष होगी। तारा जितना बड़ा हो जाएगा उसकी जीवन अवधि उतना ही कम होती जाती है। तारा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी जीवन अवधि उतनी कम होती जाती है। सूर्य से 50 गुना बड़े तारे की अवधि सिर्फ कुछ मिलियन वर्ष ही होती है। विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर एक तारा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है, जिसमें उसकी बाहरी सतह फैलती है, वह ठंडा होता है और उसकी चमक कम होने लगती है। जैसे जैसे कोई तारा अपने अवस्थाओं को पूर्ण कर लेता है और वृद्धावस्था में चला आता है तो धीरे धीरे उसमें हाइड्रोजन ईंधन विनिष्ट होने लगती है और उसका जो रंग है वो लाल पड़ने लगता है, उसकी चमक कम होने लगती है, वो ठंडा होने लगता है। जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी आयु एक प्रकार से वो मृत प्राय अवस्था में चला जाता है। इस स्थिति को रेड गैंट रक्तदानव कहते हैं। छोटे तारे के लिए रेड गैंट रक्तदानव और बड़े तारे के लिए सुपर रक्तदानव रेड सुपर गैंट कहा जाता है। तो आप समझ गए रक्तदानव क्या होता है। तारे की मृत प्राय अवस्था जो होती है वो रक्तदानव या सुपर रक्तदानव कहलाता है। जब तारे अपने जीवन काल को पूरा कर लेते हैं और ठंडा होकर के उनकी चमक कम हो जाती है, इस स्थिति को, चूँकि वो इस स्थिति में लाल दिखने लगते हैं, इसीलिए इसे रक्तदानव या सुपर रक्तदानव कहा जाता है। इसके पश्चात हीलियम कार्बन में और कार्बन अन्य भारी पदार्थ जैसे लोहा इत्यादि में परिवर्तित होने लगते हैं। उसका जो हाइड्रोजन ईंधन है वो नष्ट होने लगता है। उसका जो हीलियम है वो धीरे धीरे कार्बन में परिवर्तित होने लगता है। फिर कार्बन भी अन्य भारी पदार्थ जैसे लोहा इत्यादि में परिवर्तित होने लगता है, धातु में परिवर्तित होने लगता है। इसके फलस्वरूप तारों में तीव्र विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। समझ गए सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है। तारे जब अपने मृत प्राय अवस्था में पहुंचते हैं अर्थात रक्त दानव या सुपर रक्त दानव की अवस्था में जब तारे पहुंचते हैं तो इनके जो हीलियम होते हैं वो धीरे धीरे कार्बन में और कार्बन धीरे धीरे अन्य भारी पदार्थों में परिवर्तित होने लगते हैं। मृत प्राय अवस्था में पहुंचने के बाद इसमें एक विस्फोट होता है जिसे हम नोवा या सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। छोटे तारे के लिए नोवा और बड़े तारे के लिए सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। जब सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है तब तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशा कृष्णदानव जिसे ब्लैक ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण विवर ब्लैक होल में से कोई एक अवस्था को प्राप्त करता है। अब हम इस तीनों अवस्थाओं के बारे में आगे पढ़ेंगे। पहला, सूर्य सदृश छोटे तारे। हमारा सूर्य जो है, सूर्य से भी बड़े बड़े कई तारे पूरे आकाशगंगा में है, इसलिए हम सूर्य को एक छोटा तारे के रूप में देख रहे हैं। सूर्य सदृश छोटे तारे, हालांकि सूर्य की आकार इतनी बड़ी है कि 13 लाख पृथ्वी सूर्य में समा जाएगा। तो अगर पृथ्वी के सापेक्ष देखें तो सूर्य बहुत बड़ा है, लेकिन आकाशगंगा के सापेक्ष देखें तो सूर्य हमारा जो है छोटा है। और अगर ब्रह्मांड के सापेक्ष देखें तो वैसे वैसे कई आकाशगंगा जो है पूरे ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा एक यूनिवर्स है। रक्तदानव अवस्था के पश्चात नोवा विस्फोट के बाद यदि अवशेष, जब नोवा विस्फोट हो जाता है उसके बाद जो अवशेष बचता है वो सोलर मास के 1.44 गुने की सीमा के अगर अंदर होता है। 1.44 ms। एस जयशंकर, एस चंद्रशेखर ने सोलर मास की परिकल्पना को दिया था, जिसे चंद्रशेखर सीमा के भी नाम से जाना जाता है। 1.44 ms को चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। अभी आगे देखते हैं कि चंद्रशेखर सीमा होता क्या है। जब तारे का सुपरनोवा विस्फोट या नोवा विस्फोट होता है, अगर छोटे तारे की बात करें तो नोवा विस्फोट होता है। नोवा विस्फोट होने के बाद जो उसका अवशेष बचता है उसका द्रव्यमान
यदि 1.44 ms अर्थात सौरिक द्रव्यमान के 1.44 गुने के अंदर होता है तो वे तारा श्वेत बामन बनेगा और अंत में कृष्ण बामन के रूप में मृत्यु की अंतिम स्थिति को प्राप्त कर लेगा। तो छोटे तारे की अगर हम बात करेंगे तो जो छोटा तारा है, जो सूर्य के आकार का तारा है, जब उसमें नोवा विस्फोट होता है तो नोवा विस्फोट का जो अवशेष होता है वह अवशेष अगर सौरिक द्रव्यमान के 1.44 गुना की सीमा के अंदर रहता है तब वो तारा श्वेत बामन बनता है और बाद में कृष्ण बामन के रूप में उसकी मृत्यु की स्थिति को प्राप्त करता है। हाँ, 1.44 ms सौरिक द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड देखते हैं मध्यम आकार के तारे। सुपर रक्तदानव अवस्था के पश्चात सुपरनोवा विस्फोट के बाद अवशेष 1.44 सौरिक द्रव्यमान से 3 सौरिक द्रव्यमान तक रहने वाले तारे न्यूट्रॉन तारे अथवा पल्सर के रूप में परिवर्तित हो जाने की संभावना रखते हैं। मध्यम आकार के तारे की बात करें तो सुपरनोवा विस्फोट होता है इसमें, और सुपरनोवा विस्फोट के बाद यदि अवशेष 1.44 ms से 3 ms तक अगर रहते हैं तो तारे न्यूट्रॉन तारे या पल्सर तारों के रूप में चेंज हो जाते हैं। बड़े आकार के तारे की बात करें तो सुपरनोवा विस्फोट यहाँ भी होगा। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक अवशेष अगर होता है तो तारे कृष्ण विवर ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं। हम बात करेंगे ब्लैक होल की। ब्लैक होल की घनत्व जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसी ज़्यादा घनत्व के कारण इसमें गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा होती है। इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे होता है कि ये अपने आसपास के जितने भी छोटे कण होते हैं, पिंड होते हैं, उसको भी अपने अंदर समाहित कर लेता है और प्रकाश विकिरण को भी अपने पास से गुजरने नहीं देता है। इसीलिए दूरबीन की सहायता से भी हम ब्लैक होल को नहीं देख सकते हैं। इस ब्लैक होल बहुत ही एक सिमटा हुआ तारा कह सकते हैं इसको, बहुत ही सूक्ष्म होता है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी ज़्यादा होती है। ब्लैक होल कैसे बनता है समझ गए। ब्लैक होल जो होगा जब बहुत बड़े आकार के तारे रहेंगे उसमें जब सुपरनोवा विस्फोट होगा और सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद उसका जो अवशेष होगा अगर 3 ms 3 सौरिक द्रव्यमान से भी अधिक अवशेष होगा तो वे तारे कृष्ण विवर ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएंगे। तारा का जब मृतप्राय अवस्था आएगा, तारा विस्फोट होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा उसमें और उसका अवशेष अगर 3 सौरिक द्रव्यमान से ज़्यादा होगा तो अब ब्लैक होल कहलाने लगेगा, ब्लैक होल अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। भारतीय अमेरिकी भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिसे मैंने पहले भी बता दिया, भारतीय मूल के रहने वाले अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के तारे श्वेत बामन बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जिसे 1983 में आगे चल करके नोबेल पुरस्कार मिलता है, 1930 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की एक सीमा निश्चित की। इस सीमा के अंदर जो तारे होंगे वो श्वेत बामन बनेंगे और इसके जो ऊपर हो तारे होंगे वो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित होंगे। समझ गए। 1.44 सौरिक द्रव्यमान के अंदर अगर अवशेष उनका रहेगा नोवा या सुपरनोवा विस्फोट पर, छोटे तारों में नोवा और बड़े तारों में सुपरनोवा, तब श्वेत बामन बनेंगे और अगर 1.44 सौरिक द्रव्यमान से ज़्यादा अवशेष रहेगा तब न्यूट्रॉन स्टार बनेंगे या ब्लैक होल बनेंगे। ध्यान रहे 1.44 सौरिक द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान से सुनिश्चित होता है। यह पूर्णतः निश्चित नहीं है कि विकास की मुख्य अवस्था का किस आकार का तारा विस्फोट के पश्चात 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा के अंदर अवशेष के रूप में बचता है, किंतु ऐसा माना जाता है कि सूर्य के 8 गुने आकार तक के तारों में विस्फोट के पश्चात लगभग 1.44 सौरिक द्रव्यमान के बराबर अवशेष बचता है। ये मान लिया गया है कि अगर कोई तारा सूर्य के द्रव्यमान से अगर 8 गुना तक है और उसका अगर नोवा विस्फोट होता है, सुपरनोवा विस्फोट होता है, तो उसका जो अवशेष होगा वो 1.44 सौरिक द्रव्यमान के बराबर या उसके अंदर होगा। और इससे अगर बड़ा तारा होगा, 8 गुना से ज़्यादा बड़ा तारा होगा, तो उसका अवशेष 1.44 सौरिक द्रव्यमान से ज़्यादा होगा। इन्हीं तारों के ब्लैक होल बनने की संभावना होती है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि किन तारों को ब्लैक होल बनने की संभावना होती है, जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 8 गुना से कम होगा या जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान
द्रव्यमान के 8 गुना से ज़्यादा होगा। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 8 गुना से ज़्यादा होगा उन तारों को ब्लैक होल बनने की संभावना होती है। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है। तो तारा का जब सुपरनोवा विस्फोट होता है और उसका पे जितना भी अवशेष बचता है, उस सारे अवशेष को ये जो ब्लैक होल है वो अपने अंदर समाहित कर लेता है। क्यों समाहित कर लेता है? क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ तक कि इसके पास से गुजरने वाली कोई वस्तु भी इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती। ब्लैक होल छोटे होते होते अंत में केवल एक बिंदु के रूप में शेष रह जाता है। समझ गए ना? ये जो ब्लैक होल है वो अंत में एक पॉइंट के रूप में, एक बिंदु के रूप में शेष रह जाता है। ब्लैक होल संबंधी प्रथम सूचना डॉक्टर एस चंद्रशेखर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। जनवरी 1935 में लंदन की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की एक बैठक में उन्होंने अपना मौलिक शोध प्रस्तुत किया और बताया कि सफ़ेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में औसत वृद्धि नहीं कर सकते। जो सफ़ेद बौने व्हाइट ड्रॉप होते हैं वे एक निश्चित द्रव्यमान को प्राप्त करने के बाद और आगे अपने द्रव्यमान में वृद्धि नहीं कर सकते। भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 1983 का नोबेल पुरस्कार डॉक्टर एस चंद्रशेखर एवं W.F. हाउलर को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो एस चंद्रशेखर एवं W.S. हाउलर को संयुक्त रूप से दिया गया था। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त होता है, अतः सुपरनोवा एक मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। सुपरनोवा क्या है? इसका सही जवाब होगा सुपरनोवा एक मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। सूर्य हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा के 100 अरब तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। गैलेक्सी में जो तारा होता है वो उसका केंद्र गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा करता है। गैलेक्टिक सेंटर से लगभग 7.94 kpc या 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी एवं 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 23 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसे कॉस्मिक ईयर भी कहा जाता है। सूर्य को गैलेक्टिक सेंटर की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? लगभग 23 करोड़ वर्ष लगता है। और इस 23 करोड़ वर्ष को ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है, जो 24.7 से 35 पृथ्वी दिवसों में पूर्ण करता है। मध्य भाग में 24.7 और ध्रुवीय भाग में 35 दिवसों में पूर्ण करता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 गुना बड़ा है। निर्वात में प्रकाश द्वारा 3×10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। निर्वात में प्रकाश द्वारा 3×10⁵ किमी प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी, यहाँ पर 3×10⁸ होना चाहिए था, 3×10⁵ किलोमीटर और 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर मीटर प्रति सेकंड में देखें तो 3×10⁸ होगा और किलोमीटर प्रति सेकंड में 3×10⁵ होगा। इस गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष में दूरियों का विभिन्न इकाइयों में इस प्रकार है। एक प्रकाश वर्ष बराबर मीटर में एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 × 10⁻15 किलोमीटर में 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। मिलीमीटर में 9.461 × 10⁻18। खगोलीय इकाई में देखें तो 63.24 × 10⁻3। मील में 5.878 × 10⁻12 मील है। ये सब एक प्रकाश वर्ष में दूरियों का विवरण है। एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होंगे, कितने मीटर होंगे, कितने मिलीमीटर होंगे, कितने खगोलीय इकाई होंगे, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे देखते हैं। चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। तो न्यूट्रॉन तारा क्या होता है? मैंने आपको बताया था अभी
कि जो न्यूट्रॉन तारा या पल्सर बनेंगे वो मध्यम आकार के तारे में बनेंगे जब 1.44 ms से अधिक द्रव्यमान हो जाएगा तब। तो जब चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होगा तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो इतना ज़्यादा वेग से चक्कर करने लगेंगे कि नाभिक को छोड़ करके वो बाहर चले जाएंगे और सिर्फ न्यूट्रॉन बच जाएगा। इसलिए इसको न्यूट्रॉन तारा कहा जाएगा, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अधिक वेग होने के कारण बिल्कुल ही फ्री हो जाएंगे, अपनी कक्षा को छोड़ देंगे और यहाँ पर सिर्फ न्यूट्रॉन बच जाएगा, इसलिए इस तारे को न्यूट्रॉन तारा कहेंगे। क्वासर एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। क्वासर क्या है? एक खगोलीय पिंड है। पल्सर क्या है? एक खगोलीय पिंड है जिसे न्यूट्रॉन तारा भी कहा जाता है। क्वासर अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। आकाश में दिखने वाले कुछ लगभग बराबर चमकीले तारों का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होता है उसे तारामंडल अथवा नक्षत्र कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। तारामंडल या नक्षत्र क्या है? आकाश में एक व्यवस्थित तारों का जो समूह है जो हमेशा बराबर चमकीले होते हैं उसे हम तारामंडल अथवा नक्षत्र कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार आकाश में कुल कितने तारामंडल हैं? आकाश में कुल 88 तारामंडल है। पूछा जाता है कुल कितने तारामंडल हैं? 88 तारामंडल है। IAU के अनुसार तारामंडल और नक्षत्र दोनों एक ही होते हैं और व्यवस्थित तारों का जो समूह होता है वो तारामंडल कहा जाता है। सप्तऋषि तारामंडल से ध्रुव तारे का संकेत प्राप्त होता है। ध्रुव तारे का संकेत कहाँ प्राप्त होता है? सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। ध्रुव तारे उत्तर दिशा में चमकता है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा हमारी आकाशगंगा मिल्की वे की सबसे शीतल और चमकीले तारे का समूह कौन सा है? ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला जो है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का सबसे शीतल और चमकीला तारा है। सबसे शीतल और चमकीला तारा मिल्की वे का ओरियन नेबुला। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा है। तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, उसके बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। बीटलग्यूस ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा कौन सा है? बीटलग्यूस ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। यह पृथ्वी से 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। बीटलग्यूस ओरियन जो कि तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है, यह पृथ्वी से 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ओरियन नेबुला मिल्की वे की सबसे शीतल और चमकीला तारा है और दूसरा सबसे चमकीला तारा वो बीटलग्यूस ओरियन है जो कि पृथ्वी से 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसे सर्वप्रथम 1836 में सर जॉन हर्शल ने देखा। किसे? बीटलग्यूस ओरियन को। किंतु 1995 में हब्बल दूरबीन ने इसका चित्र खींचा। 1995 में हब्बल दूरबीन से इसका चित्र खींचा गया था बीटलग्यूस ओरियन का। और एक क्वेश्चन जो है 1995 में करंट अफेयर के अंतर्गत यूपीएससी में पूछा भी गया था। सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचा जाने वाला यह प्रथम चित्र था। सूर्य का भी पहले खींचा जा चुका था, लेकिन सूर्य के बाद अगर कोई तारे का चित्र खींचा गया तो वह हब्बल दूरबीन से 1995 में किस तारे का खींचा गया? बीटलग्यूस ओरियन का खींचा गया। यह पृथ्वी से 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है बीटलग्यूस ओरियन और दूसरा सबसे चमकीला तारा है। पहला सबसे चमकीला तारा कौन सा हो जाएगा? ओरियन नेबुला हो जाएगा। ओरियन नेबुला क्या है? आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। पूरे आकाशगंगा जो मिल्की वे है उसका सबसे शीतल और चमकीला तारा ओरियन नेबुला है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचा जाने वाला प्रथम चित्र बीटलग्यूस ओरियन का था। तारे उत्तरी एवं दक्षिणी खगोलीय ध्रुवों के चारों ओर खगोलीय विषुवत रेखा के समानांतर चक्कर लगाते हैं। ये जो तारे हैं वो अगर हम खगोलीय ध्रुव की बात करें, जो उत्तरी खगोलीय ध्रुव और दक्षिणी खगोलीय ध्रुव के चारों ओर तारे खगोलीय विषुवत रेखा के समानांतर चक्कर लगाते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी खगोलीय ध्रुव भौगोलिक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के ठीक ऊपर है। जैसे हमारा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, विषुवत रेखा है, ठीक उसी के ऊपर खगोलीय उत्तरी ध्रुव है, खगोलीय दक्षिणी ध्रुव है और खगोलीय विषुवत रेखा है। खगोलीय विषुवत रेखा पृथ्वी की विषुवत रेखा के लगभग ऊपर एवं ध्रुवों के सदैव 90 डिग्री पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, जो खगोलीय विषुवत रेखा है वो हमारी पृथ्वी की विषुवत रेखा के ठीक ऊपर है और यह क्षितिज पर पूर्व एवं पश्चिम के बिंदुओं से अंतर रोध करती है। खगोलीय ध्रुवों के अंशों की संख्या क्षितिज की विषुवत रेखा के अक्षांशों के बराबर है। जैसे यहाँ पर
जितने अक्षांश हैं 90 डिग्री उत्तर 90 डिग्री दक्षिण टोटल 180, खगोलीय ध्रुव में भी उतने ही अक्षांश हैं। यदि कोई प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते हुए देखता है तो निश्चित ही वह विषुवत रेखा पर है। कोई प्रेक्षक है और वह तारे को देखता है कि वह क्षितिज से लंबवत ऊपर की ओर उठ रहा है तो वह कहाँ खड़ा है? विषुवत रेखा पर। अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश का रंग काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, इसीलिए अगर अंतरिक्ष यान में कोई सूर्य और पृथ्वी के बीच बैठा हुआ है तो उसे आकाश का रंग काला दिखाई देगा और तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये सारा चीज़ें प्रकीर्णन के कारण होता है और प्रकीर्णन की जो प्रक्रिया होगी वो वायुमंडल में होगी। इस तरह से हम लोगों ने विश्व भूगोल का प्रकरण ब्रह्मांड की सामान्य अवधारणा के नोट्स को बहुत ही डिटेल में समझा। अब ब्रह्मांड के अंतर्गत आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, ब्रह्मांड टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, ये ज़रूरी नहीं कि सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए ही, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो वीडियो एग्ज़ाम के लिए हो, लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए हो, UPSSC की किसी अन्य परीक्षाओं के लिए हो, सुपर टेट एग्जाम के लिए हो, सुपर टेट एग्जाम में भी विश्व भूगोल में ब्रह्मांड का सिलेबस है, दिया हुआ है, तो वहाँ के लिए भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। जूनियर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा एडेड जूनियर के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगले सीरीज में इस ब्रह्मांड टॉपिक के जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं विभिन्न परीक्षाओं के अंतर्गत, उसकी सीरीज को लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।